जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है एमएम एकेडमी ऐप पर। जी हाँ, तो जल्द से जल्द एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो अभी यूपीएससी की एग्जाम हुई है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज में से ही आए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स 2 ही लेक्चर बचे हैं, अभी खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है जो कि जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। एथिक्स का कोर्स चल रहा है जिसके 2 चैप्टर बचे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नए कोर्सेज भी काफ़ी आने वाले हैं, इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है। उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट है उसका कोर्स आने वाला है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका कोर्स आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का आएगा। तो बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी के लिए काम आएंगे। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कीजिए लोवेस्ट प्राइजेस पर। जी हाँ, लोवेस्ट प्राइजेस मतलब 80% तक डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मतलब बाहर जहाँ पर आपको 1 महीने का पे करना है, यहाँ पर उससे भी कम में आपको 2 साल का मिल रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने कम प्राइस में इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट यहाँ पर बोली गई है कि सक्सेस इज नॉट चेंजिंग रियलिटी, इट इज चेंजिंग द मेंटेलिटी बिहाइंड द रियलिटी। मतलब कि यूपीएससी एग्जाम ये फैक्ट है कि ये टफ एग्जाम है, ये तो फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि ये जो रियलिटी है इसको बदलना, कि नहीं अपने माइंड में रखना है कि नहीं नहीं यार ये मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है बहुत टफ है यार, होगी या नहीं, होगी या नहीं, होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको मेंटेलिटी जो है रियलिटी के पीछे की वो चेंज करने की ज़रूरत है कि रहने दो ना, कितना भी टफ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी प्रिपरेशन भी बहुत टफ है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्लियर है वो हो ही जाएंगे। मतलब एमएम एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन है यार, एमएम एकेडमी ऐप से पढ़ रहे हैं, एमएम एकेडमी के फैमिली मेंबर्स है, तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा, यूपीएससी का किसी भी एग्जाम में काम आ जाएगा, है ना। तो मेंटेलिटी जो है वो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है बिहाइंड द रियलिटी, ना कि एक चीज़ पर उसी चीज़ पर हम जो रियलिटी है वो बदलने के पीछे लग जाना। तो हमेशा ध्यान में रखिए, सक्सेस जो है इसका मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी बदल रहे हो, रियलिटी वही के वही पे है, ट्रूथ रियलिटी ये कभी बदलती नहीं है। लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा जो माइंडसेट है वो ज़रूर बदल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर माइंडसेट मेंटेलिटी बदलने की कोशिश कीजिए। कैसे? खुद पर काम कर कर, खुद पर इन्वेस्ट कर कर तभी हो सकता है। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्या वो खुद के शरीर पर बिना इन्वेस्ट किए कर सकता है? नहीं, उसे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उसे डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसे डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करनी है तो क्या नॉर्मल तरीके से हो सकता है? नहीं, आपको जितना वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है उस तरीके से आपको उतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए यहाँ पर 12 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी कॉपी मिल जाती है, इसकी पीडीएफ मिल जाती है, कौन बनेगा है सीरीज की पीडीएफ मिल जाती है, कौन बनेगा है सीरीज जो करंट अफेयर्स है वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर किए जाते हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जो आपको करंट इश्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब न्यूज़पेपर और वो कौन बनेगा है सीरीज करंट अफेयर के लिए मोर देन इनफ है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो रेड इसे मार्क किया गया है, ये सी कौन सा है? ये सी का नाम आपको बताना है। और उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रेट है, अगर ये स्ट्रेट भी आप बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ओशन भी आप देख सकते हो, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये सी कौन सा है और उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट कौन सा है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है डिकोडिंग द क्लोज बिहार वर्डिक्ट। जो बिहार इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो मतलब समझ लीजिए नीतीश कुमार है, उनकी जीत हुई है, वो फिर से चीफ मिनिस्टर जो है वो बनने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब यूथ ने किसको वोट किए हैं, कितने वोट किए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने वोट पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इसलिए ये वाला जो आर्टिकल है हम नहीं देखने वाले हैं। पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये एक ही आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो आप?
उसी के साथ आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें ये वाला जो आर्टिकल है अ डिजिटल सिस्टरहुड, मतलब यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, डिजिटलाइजेशन है, उससे एक जो महिला है उस पर क्या परिणाम पड़ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो यह हम अच्छी तरीके से देखेंगे। सोशल मीडिया का रोल, इस पर एक मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सट्रीमिज़म जो है उसकी बात की जा रही है। ये अगर हम देखते हैं तो लीगल लैंग्वेज की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर एक जो PIL है वो दाखिल की गई है कि लैंग्वेज जो है उसे इजी बनाओ भाई साहब। मतलब जो कोर्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसको इजी बनाओ। काफ़ी मतलब फ़नी एक आर्टिकल है, देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। बाकी अगर हम देखते हैं तो इतने कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला जो है ये भी बिहार जो है उसके ही बारे में बात कर रहा है ना। बिहार में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में कंडक्ट किए गए क्योंकि पेंडेमिक जो है वो चल रहा है और उसी के साथ साथ इतने लोगों को यहाँ पर लाया गया, इतने लोगों ने वहाँ पर मतदान किया है ना, और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा खासा रहा। तो इसके बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब इससे ये भी एक निकलता है कि जितनी भी अब एग्जाम्स आने वाली है वो सारी एग्जाम्स उसी डेट पर होगी। जब इलेक्शंस हो गए हैं तो फिर एग्जाम्स क्या, एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए क्योंकि एग्जाम यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है कम्प्लीटली अवेलेबल हो चुका है। सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ, जो भी करंट इश्यूज़ है उसके साथ, जिससे कि आपको पूरे कोर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो यूट्यूब पर पॉलिटी की सीरीज़ अवेलेबल है वो आप सोचिए कि उसको आपने इतना प्यार दिया है तो सोचिए कि वो मैंने तब बनाई थी जब मैंने संविधान को एक बार पढ़ा था। यहाँ पर मैंने संविधान याद कर लिया है, मुझे पूरा याद है। तो सोचिए कि ये कोर्स कैसा बना होगा और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आपको करना क्या है, बस शुरुआत से देखना शुरू करना है और फिर पूरे कोर्स को ख़त्म करना है। ये आपको मिलेगा MM Academy ऐप पर। और जैसा कि आप जानते हो दिवाली ऑफर चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वहाँ से जल्द कोर्स को एनरोल कीजिए। और सिर्फ यही कोर्स के लिए नहीं, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है सारे ही कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। और जो भी आने वाले कोर्सेस रहेंगे वो भी देख सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं द प्लेन ट्रूथ के बारे में। देखिए सुभाष विजयर, ये रिसेंटली इन्होंने एक PIL जो है वो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुभाष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमें एक देखने को मिल रहा है। ये क्या चाहते हैं कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने प्लेन इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहिए लॉज को ड्राफ्ट करने में। नहीं तो लॉज जो ड्राफ्ट किए जाते हैं ना उनकी लैंग्वेज ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और हम सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देख रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि जो एकदम सीधी चीज़ होती है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ होती है, उसको अलग अलग शब्दों में पिरोड़ कर एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है। और क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिला था, जो संविधान है उसके क्रिटिसिज्म में ये भी था कि लॉयर जो है उनकी लैंग्वेज हमें देखने को मिल रही है। सिंपलिस्टिक लैंग्वेज नहीं है कि जो एक आसान जो इंसान है वो भी समझ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिट पिटिशन है उसमें बोला गया है कि मोस्ट लॉयर जो है वो कैसा लिखते हैं, वर्डी, अनक्लियर, पॉम्पूस, डल। अब यहाँ पर वो 8 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो 2 ही शब्दों में बता सके। मतलब हमें अगर कोई सेंटेंस बताना है तो हम 2 वर्ड में बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती का 8 वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेज जो है उसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है जिससे कि आसान जो इंसान है वो ना समझ सके। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की लैंग्वेज है, मतलब ये आप पूरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश तो इन 2016 हिमाचल प्रदेश कोर्ट रूल्ड even if assuming no efficacious evidence nor any evidence of the cognate worth may stand adduced cause the defendant raising any obstruction upon the suit land, yet the degree of permanent prohibitory injunction dehodes any obstructive act done by the defendant during the pendency of suit before the learned trial court or during the pendency of appeal before the first appellate court, also dehodes no subscribe relief on the cognizance therein standing prayed by the plaintiff would not stop this court to permit the executing court to carry the mandate of the conclusive record degree of permanent prohibitory injunctory pronounced by the plaintiff will suspiciously when thereupon the mandate of the conclusive recorded degree pronounced का the suit land would begin convey। तो मतलब ये जो चीज़ है आप खुद सोचिए क्या है। तो इसमें इन दी एंड क्या ज़बरदस्त बोला गया, देखिए
द एंटायर जजमेंट इज लाइक दिस एंड आई कैन कोट पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ ऑन व्हाट इज नथिंग बट गिबरिश। गिबरिश है ना, गिबरिश लैंग्वेज किसको बोला जाता है? मतलब कुछ भी आप बोलो, इमोशंस जो है वो आपके सही आने चाहिए। जैसे कि अगर आप मतलब थिएटर वगैरह करते हो, मैंने थिएटर वगैरह किया इसलिए मुझे पता है गिबरिश लैंग्वेज है वो किस तरीके की होती है कि अगर मुझे आपको डांटना है तो मैं आपको किस तरीके से बोलूँगा। मुझे आपको बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, आपने पढ़ाई नहीं की उसके लिए डांटना है तो मैं किस तरीके से बोला, कपड़े धुल रे के लिया ऐसे। तो मतलब क्या है कि मैं डांट रहा हूँ, मेरे इमोशंस तो सही तरीके से आ रहे हैं, गुस्से वाले आ रहे हैं, मुझे आपको बताना है और आप समझ भी जाओगे। मतलब ये जो गिबरिश होती है बेसिकली कुछ भी बोलना, मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, एक भी लैंग्वेज नहीं होती है और ये कुछ भी बोल रहे हो आप और उसमें क्या हो रहा है, इमोशंस जो है आपके सही आ रहे हैं, है ना। वो बेसिकली एक्टिंग के इसमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे कि अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको एक्ट करना है तो आप सही तरीके से आपके इमोशंस जो है बाहर निकाल पाओ। तो गिबरिश बेसिकली ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसी तरीके की चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। खैर ये तो आर्टिकल से ये देखने को मिल रहा है कि हाँ लैंग्वेज सिंपल करने की बात की जाए और सही में सिंपल करना चाहिए, है ना। लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो चीज़ें आती हैं वो ये है, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स है वहाँ पर भी हिंदी को जो है वो लागू किया जा रहा है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज जो है सिंगल लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, 43.63% जो है इंडिया में बोली जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, उन्होंने हिंदी को रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज करके इस्तेमाल किया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज करके क्यों, नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सब नेशनल देखने को मिलता है ना, नेशनल एंथम बोलिए, नेशनल फ्लैग बोलिए, तो फिर यहाँ पर ऑफिशियल क्यों आ रहा है? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं, यहाँ पर क्या है, नेशनल जो है इस पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे। जैसे सबसे पहले जो है वो सोचा गया कि नेशनल लैंग्वेज जो है हम संस्कृत रखते हैं। अब संस्कृत क्यों रखते हैं? क्योंकि संस्कृत जो है काफ़ी पुरानी है। लेकिन फिर जो साउथ इंडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि संस्कृत थोड़ी उस हमारी भी जो लैंग्वेज है काफ़ी पुरानी है, तो फिर संस्कृत ही क्यों रखना है? तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद हिंदी जो है उसके लिए आया, फिर ये देखने को मिला कि उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था। फिर इन दी एंड ऐसा ये किया कि ठीक है यार, हम नेशनल लैंग्वेज नहीं रखते हैं, हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, जिससे कि हम ऑफिशियल तौर पर उसका इस्तेमाल करें। बाकी तो हर स्टेट जो है अपना अपना रखने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो देखने को मिलती है और हिंदी को रखा गया। और जो भी चल रहा था पहले से वो इंग्लिश में चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो इंग्लिश को भी कुछ सालों तक इंग्लिश रहेगी ऐसा बोला गया। मगर उसके बाद भी क्या हुआ, इंग्लिश जो है उसे कंटिन्यू रखा गया कि नहीं इंग्लिश ही रहेगी करके, ठीक है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखते हैं हिंदी जो है वो कॉन्सिस्ट इन मेनी नॉन हिंदी स्टेट्स, स्पेशली अगर आप सदर्न स्टेट्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 का, उसने यहाँ पर बोला कि इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी वो कंटिन्यू रहेगी यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंड किया गया 1967 में, जिसने वर्चुअल इंडेफिनेट पॉलिसी ऑफ बायलिंगुअलिज्म ये यहाँ पर ऑफिशियल इसमें प्रपोज किया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी वो नहीं है, और जो स्टेट्स है वो यहाँ पर फ्रीडम है उनको कि अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। 343 अश्योर करता है स्टेट्स दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 351 पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्टिव्स जो है इशू कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज जो है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज जो है वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं 8th शेड्यूल में, उसमें इंग्लिश जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 348 जो है वो यहाँ पर बोलता है कि इंग्लिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाएगी बिल, एक्ट, ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट है उसके लिए स्टेट में ये प्रावधान किया जा सकता है कि उनके लैंग्वेज में भी ये जो चीज़ें हैं वो की जाए। लेकिन कैसा है कि यहाँ पर कन्वर्जन जो है, ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पर रहा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है जब ट्रांसलेशन होता है तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। जैसे हमने देखा ना, फीचर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी वो बोलते हैं रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मुझे आज बोलना है कि जो फेडरलिज्म है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं आज बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर है। मुझे आप बोलोगे कहाँ से बोल रहे हो आप, कहाँ से सुन लिया आपने? मैंने बोला अरे बाबा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला है कि फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो रिकॉर्ड्स है कोर्ट के वो निकाल कर बता रहा हूँ, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कैसा है कि ये जो इंग्लिश है हाई कोर्ट्स में, ये सभी राज्यों के लिए एक पता रहना चाहिए कि क्या निर्णय आया है क्या नहीं आया है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट है, अगर वो मराठी में निर्णय दे रहा है, तो फिर हो सकता है बाकी कोर्ट जो है वो ना समझ पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिजिटल सिस्टरहुड। आपके लिए एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, सोशल मीडिया इज डबल एज्ड स्वॉर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ करंट डेवलपमेंट। जो भी करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बोली जा रही है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसको लेकर, स्क्रीन एडिक्शन को लेकर, है ना, कि सोशल मीडिया जो है कैसे हमें आइसोलेट कर रहा है, सोशल मीडिया जो है हमें कम्युनिटी से कैसे दूर कर रहा है, हमारे ट्राइब से कैसे दूर कर रहा है, हमें लोनली बना रहा है। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, अलोन रहना इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन लोनली रहना इज़ अ क्राइम। लोनली कभी आप नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुद की ही जो कंपनी है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दूसरे लोग आपकी कंपनी कैसे एंजॉय करेंगे, है ना। लोनलीनेस जो है इज मोर ऑफन अ फंक्शन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड पीपल जो आपको समझे, जो आपसे बात कर सके आपकी लैंग्वेज में। यही होता है लोनलीनेस। अब हमारी जो जनरेशन है उन्होंने ग्रेट ट्रांजिशन जो है वो देखा है काफ़ी तेज़ी से, जो अपनी फैमिली से कनेक्टेड, कम्युनिटी से कनेक्टेड, है ना। प्रीवियस जनरेशन अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली से कनेक्टेड थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, और अगर थे भी तो एकदम स्टार्टिंग में आए थे, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, और इंटरनेट जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो ऐसे हमें प्रॉब्लम्स देखने को, लेकिन अब कैसा है, अब इंटरनेट भी फ्री हो गया है कि कंटिन्यूसली। पहले ऐसा था कि मतलब जब मेरे पास जो स्टार्टिंग में जब मैंने मोबाइल लिया था उस टाइम पर ऐसा था कि इंटरनेट जो है वो बंद करके रखना पड़ता था, क्योंकि उसके अलग से चार्जेस लगते थे। इंटरनेट बंद करके रखो, इतनी स्पीड नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अब ऐसा है कि अब इंटरनेट जो है कंटिन्यू शुरू रहता है ना। तो ये क्या है, ये हमें और ज़्यादा तकलीफ के पास लेकर जाता है और हमें ज़्यादा लोनलीनेस के करीब लेकर जाता है। और इसीलिए मैं बहुत कम मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही रेयरली मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, डिसकंटेंट जो है फार मोर प्रोनाउंस्ड इन वुमेन देन मेन। ये जो चीज़ है ये वुमेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि मेन जो होते हैं वो मोर इंक्लाइंड है टू फॉलो द ट्रेडिशनल लाइन ऑफ थॉट्स। और जो महिलाएं होती है, महिलाएं क्या है, देखिए अगर हम मेन और वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली कैसा है, जो वुमेन है उनका अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेज है वो हमें देखने को मिल रहा है ना, कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। ये वाला फेज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और जब ये वाला फेज़ होता है तो उनको सोसाइटी से थोड़ा अपोजिशन जो है वो तो फेस करना ही पड़ता है। और जब अपोजिशन फेस किया जा रहा है तो फिर ऐसे सिनारियों में यहाँ पर वो जो फैमिली है उनके भी करीब नहीं रह रहे हैं, है ना। और जो सोशल मीडिया है उसका सहारा लेकर लोनलीनेस जो है ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जो लोग हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमें लोगों को यहाँ पर सही तरीके से समझना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। लोग मतलब फिजिकल तरीके से हमें बात करना चाहिए, जो लोग हैं उनका प्रेजेंस समझना चाहिए, जो हमारे आसपास है उनको समझना चाहिए। नहीं तो आजकल हो क्या रहा है, आजकल एक रूम में बैठे हैं, दूसरे रूम में बैठे हैं और यहाँ से व्हाट्सएप पे बातें हो रही है, तो फिर मतलब क्या है ना। सोशल मीडिया फुल ऑफ फेक वर्ल्ड। सिर्फ सोशल मीडिया ही कहा, यहाँ तो रियल इसमें भी वही हो रहा है। सोशल मीडिया जो है वो हिंड्रेंस बन रहा है एंड आइसोलेटर। अगर आप रियल लाइफ फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिप्लेस करना शुरू कर दो मोबाइल फ़ोन के साथ, फिजिकल प्रेजेंस जो है उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं, हम जो डिवाइस है उससे ग्लूड होते जा रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं उनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है फिजिकल नेटवर्क का, ये सप्लीमेंट है। मतलब जो फिजिकल नेटवर्क है वो तो रहना ही चाहिए, ये जो है ये सिर्फ सप्लीमेंट करता है कि अगर इन केस ना हो तो फिर आपको वो सप्लीमेंट करेगा, है ना। लेकिन अगर आजू बाजू में हो तो ऐसा नहीं है कि आप आजू बाजू में रहने के बाद भी सोशल मीडिया से ही उनसे कनेक्टेड हो, है ना। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग बैटल मोड ओवर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, या फिर न्यूएस्ट डिबेट जो आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो अलग अलग चीज़ें शेयर हो रही है, हमें यहाँ पर जेन्युइनली लोगों से कनेक्ट करना या अटेम्प्ट करना चाहिए। इमोशनली बोलिए, एम्पैथी बोलिए, ये हमें दिखाना चाहिए, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया। इंडिया जो है 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है एज ऑफ 2019। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है बिहाइंड चाइना, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 के दिसंबर तक 639 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर जो है इंडिया में हो जाएंगे। और इसीलिए आप समझ सकते हो मार्केट कितना बड़ा है। ओवरऑल डेटा ट्रैफिक अगर हम देखते हैं इंडिया में तो 47% इंक्रीज हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंटरनेट को आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फालतू के तरीके से, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखिए सोशल नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो करियर के लिए ऑनलाइन, इंटरनेट, फ्रेंडशिप, सोशल स्किल्स, कनेक्शंस, रिलेशनशिप, वर्चुअल कम्युनिटी, सोशल मीडिया, कॉन्टैक्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अलायंस, बहुत सारे इसके लिए काम आ सकता है। आपको इस्तेमाल किसके लिए करना है वो मैटर करता है। तो आप मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम जो है वो को चेयर करने वाले हैं इंडिया आसियान समिट। अब यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान जो है ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो प्रमोट करता है। अब देखिए ये जो भी होने वाला है यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड बातें होगी, है ना, जो टाइज है उसके बारे में बातें होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम देखने ही वाले हैं, क्योंकि इस पर आर्टिकल आएगा ही। हमें बेसिकली आसियान के बारे में पता रहना चाहिए। ये इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, थाईलैंड में, और उसी के साथ साथ 10 मेंबर्स है ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ पर आप पूरा मैप में देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज है। उसी के साथ साथ यहाँ पर चेयरमैनशिप जो है वो भी आसियान की रोटेट होती है एनुअली। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईडी डायरेक्टर टर्म सेट टू एंड, यहाँ पर देखिए ईडी आ रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने कई बार आपको न्यूज़पेपर लेसिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बताया हुआ है। जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पर बाकी के सभी लोग यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें ईडी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है। कमेंट में बताओ ईडी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन बताना है। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है आरबीआई की तरफ से रिसेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, और जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी 8.6%। 8.6% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए ग्लोबल फिर से हमें लॉकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है, सेकेंड वेव जो है वो देखने को मिल रही है ना, कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है और ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल अगर हम देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी कम यहाँ पर संभावना दिख रही है कि इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी। उसी के साथ साथ जो अलग अलग पर्सपेक्टिव, एक्सपोर्ट्स बोलिए, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर अड़थड़ा बन सकते हैं। ऑटो टू टेक 10 मोर सेक्टर्स टू गेन फ्रॉम हाइक इन पीएलआई एलोकेशन, तो यहाँ पर जो है पीएलआई एलोकेशन के थ्रू होने वाला है। उसी के साथ अर्नब गोस्वामी जो है उसको ग्रांट मिल गई है। अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी व्यक्ति को सुसाइड के लिए उकसाना, ठीक है। और अगर उसके उकसाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो फिर अबेटमेंट टू डेथ जो है उसका यहाँ पर चार्ज जो है वो लग सकता है। और अर्नब गोस्वामी पर 2018 में जो केस हुआ था, ठीक है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर था उसने क्या किया, उसे सुसाइड कर लिया ये बोलकर कि मुझे जो ड्यूज थे वो नहीं मिले। फिर उसके बाद जो एविडेंसेस है वो ना मिलने की वजह से 2019 के आसपास जो केस है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद फिर से केस जो है वो रीओपन किया गया। उसके रीजन जो है हम सभी को पता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती ही है। तो यहाँ पर फिर से रीओपन किया गया। जो अर्नब गोस्वामी है उसको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, हम यहाँ पर आपको इंटरिम बेल जो है वो नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत इंटरप्रेट किया है और जो इंटरिम बेल है ये दी जानी चाहिए, और इंटरिम बेल जो है वो अर्नब गोस्वामी को दी गई। तो अर्नब गोस्वामी अभी बाहर है, और स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी यहाँ पर स्लैम किया गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, अबेटमेंट टू सुसाइड, है ना। अबेटमेंट टू सुसाइड ये क्या है और इसके रिगार्डिंग हमने देखा हुआ है। प्लस जो बेल्स होती है, यहाँ पर जो बेल होती है ना, एंटीसिपेटरी बेल होती है। एक एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी इंसान को लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है, उससे पहले ही वो बेल की मांग कर देता है। मतलब अरेस्ट होने से पहले ही अगर बेल की मांग कर देता है तो फिर उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी, मतलब एंटीसिपेट कर ही रहा है वो, है ना। रेगुलर बेल मतलब क्या होता है कि अरेस्ट हो गई है, अरेस्ट होने के बाद उसको यहाँ पर बेल के लिए उसने मांग की है और उसको बेल जो है वो दी जा रही है ना। ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में है, और फिर उसने बेल के लिए अप्लाई किया और फिर उसको बेल मिल गई।
और एक होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब क्या है, टेम्पररी बेल की तरह होती है, टेम्पररी बेल की तरह। मतलब जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ना, या फिर रेगुलर बेल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो उस दौरान जब तक आपकी वो अप्रूव हो रही है, उस दौरान जो इंटरिम बेल है उसकी मांग की जाती है। तो ये तीनों जो बेल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल एंड इंटरिम बेल। तो आपको समझ में आ गया इंटरिम बेल बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM एकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए और दिवाली धमाका ऑफर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।